Good afternoon, everyone. I welcome our Honorable Chief Guest. Sir, thank you so much on behalf of the entire Manav Rachna fraternity. Please accept our sincere gratitude on taking time out from your busy schedule. It really means a lot to all of us. Now, though I've already said it before, no questions to be asked. Sir has accepted our request to give us a little bite. Kindly appreciate his time that he's agreed to spend with us. Thank you so much, sir, once again. Thank you so much, sir. Any questions? No questions because only time constraint. ऐसा कुछ नहीं है. मैं खुश हूँ कि मैं इधर आ सका हूँ आज. I'm very happy that I could be here because as I spoke today, India today post-COVID is being seen by the world as a country with a great deal of not just potential but a great deal of opportunities that are in front of it. You have noted that recently in areas as diverse as electronics and semiconductors, the government of India has announced very, very deep policies of investment. और इस सब का एक ओवरऑल अगर नैरेटिव आपको डिस्क्राइब करना है कि हमने कोविड के दौरान और कोविड के बाद हमारे जो फ्यूचर का इकोनॉमिक डायरेक्शन है और फ्यूचर में जो हम बनना चाहते हैं एज अ कंट्री, उसको हमने री इमेजिन कर दिया है और हमारे एम्बिशंस काफ़ी ज़्यादा रीसेट हो गए हैं. एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जब 2014 में भारत का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख कुछ करोड़ था और हमारे काफ़ी सारे FTAs हमने साइन किए हुए थे जिसका एक इम्पैक्ट ये था कि देश में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी नहीं था, उसका वायबिलिटी भी सस्पेक्ट था. आज के दिन में वी आर ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ in electronics manufacturing. We are exporting today a significant amount, almost $10 billion of exports this year. And our target is कि हम आने वाले सालों में 4 साल में 400 बिलियन तक के हमारे मैन्युफैक्चर होंगे. 400 बिलियन यानी कि it will be 28 lakh crores from the 5 lakh crores, from the 6 lakh crores. And we will export 120 billion, which is almost 10 lakh crores. This is where the country is going, and for all of these opportunities today that have become real opportunities because of the changes post-COVID, इसके लिए हमारा स्किलिंग, हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी हम बदलाव ला रहे हैं. और आप जानते ही हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हमने अनाउंस किया था और हम स्किलिंग जो पिछले 6 साल में 3 करोड़ बच्चों को देश में स्किल ट्रेनिंग उनका हुआ था, उसको हम रीडिज़ाइन करके एजुकेशन में इंटीग्रेट करके और उससे बच्चों को आने वाले सालों में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इसके तहत क्रिएट होगा. और यही हमारे मन में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, सबसे बड़ा उसका फैसिलिटेटर या कैटलिस्ट होगा एजुकेशन स्किल. सो मेरे लिए एक बड़ा यूनिक अपॉर्चुनिटी भी है एज अ मिनिस्टर फॉर बोथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT on one hand and skilling, that I am able to play a small role working with education institutions all over the country in helping the youth of India and the young Indians realize our Honorable Prime Minister's dream of more opportunities and more prosperity. Thank you. 1-2 क्वेश्चन तो मैं ले लूँगा और मैं सर जो भी सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, जो भी आप कर रहे हैं, इसके नतीजे कब तक सामने? नतीजे तो दिख रहे हैं, आज भी दिखेंगे, कल भी दिखेंगे और आने वाले सालों में ज़्यादा दिखेंगे. ये जो हम कर रहे हैं स्किलिंग और एजुकेशन के हिस्टोरिकल जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद, इसका नतीजा आपको इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो है नहीं. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि परसों हो गया था या तरसों होगा. ये एक सिस्टमिक
डायरेक्शनल रिफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, access of education and aligning education and skilling to the emerging opportunities in front of India's economy. ये एक integrated approach है and इसका एक और element बहुत powerful है कि हम native language में, regional language में, mother tongue में instruction के opportunities भी include करें ताकि inclusiveness, education policy inclusive हो और सबके लिए ये opportunity सभी प्रदेश में, सभी राज्य में इस अपॉर्चुनिटी ये पहुंचे। ये नहीं कि डिजिटल अपॉर्चुनिटीज बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम में ही सीमित रहेंगे। ये पूरे के पूरे देश में टियर 2, टियर 3 सिटीज और अन्य राज्यों में भी ये अपॉर्चुनिटीज पहुंचेंगे हमारे वहाँ की युवाओं के। सर, एकाई डिपार्टमेंट आपके पास है, क्योंकि आप 2014 के बाद में हम आप काफ़ी बेहतर हुए हैं, स्थिति में हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है ताइवान में, हाँ, शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। तो इस आईसी को लेके किस तरह के आप कदम उठा रहे हैं, क्योंकि उद्योगों पर बहुत बड़ा इसका असर पड़ रहा है? देखिए, आप मेरे लिए तो अच्छा प्रश्न ही है क्योंकि ये मेरा भी फेवरेट टॉपिक भी है। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2021 में एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी अनाउंस किया है। 76,000 करोड़ का पैकेज है और हमने दुनिया के सभी बड़े बड़े कंपनियों को बेंगलोर में अभी हाल ही में एक सेमिकॉन इंडिया का कॉन्फ्रेंस हुआ था 3 दिन का। देश विदेश के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर कंपनी और सेमीकंडक्टर वैज्ञानिक, सेमीकंडक्टर सीईओज वहाँ पे आए और उन्होंने एक मत से ये कहा कि भारत में बहुत ही जल्दी सेमीकंडक्टर का फैसिलिटी बनेगा और भारत इस पोस्ट कोविड दुनिया में सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन और सप्लाई चेन में बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा। सर, आने वाले 25 वर्षों का आपने यंग इंडिया का मॉडल दिखाया, तो किस तरह से अचीव करेंगे और बैरियर्स क्या लगते हैं इसमें, जिस तरह से कोविड का सिनेरियो रहा उसके बाद? नहीं, इसमें बैरियर्स मैं मानता हूँ कोई बैरियर्स नहीं है। एक पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए था, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत थी, वो भी आ गए हैं 2020 में एनईपी के साथ, और एक इंटीग्रेशन ऑफ स्किलिंग और एजुकेशन नंबर 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ अलाइनिंग ऑफ स्किलिंग एंड एजुकेशन विद द अपॉर्चुनिटीज नंबर 2। तो ये मैं मानता हूं कि ये हो रहा है और दिस इज द बिगेस्ट कैटलिस्ट फॉर आवर यंग इंडियंस टू परस्यू दीज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। सर, जो यूक्रेन से स्टूडेंट्स आए थे, आपने उनका खुद वेलकम किया था, अब उन्हें इंडिया में उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं कि जो उन्हें परेशानी है उनसे वो निकल सके? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि और ये हम इसका सेंसिटिवली इसको डील भी करना है। बच्चों के करियर्स के मामले में हम बहुत ही सहानुभूति से और सेंसिटिविटी से इसको डील करेंगे, लेकिन ये इतना इजी मुद्दा भी नहीं है क्योंकि उनका करिकुलम क्या था और एक यहाँ पे सिस्टम भी है कि वहाँ से अगर पढ़ के आते भी हैं यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम देना पड़ता है। तो इस सब इश्यूज पे एक मिनिस्टर गवर्नमेंट इज एग्जामिनिंग इट, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा इसका। सर, इजी इशू नहीं है ये। सर, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट पे फोकस करेंगे, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट बंद कर दी गई है, लोन देना शुरू कर दिया गया है, कैसे स्टूडेंट आगे पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी को ग्रांट, हरियाणा में स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ग्रांट बंद कर दी है, सरकार कह रही है लोन देंगे। ये देखिए, मैं स्किलिंग मिनिस्टर हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर तो हूँ नहीं, तो आई कैन नॉट। आप कह रहे हैं ना कि मैं स्टूडेंट्स को, मैं कह रहा हूँ एंड दैट इज द तो ये स्पेसिफिक अगर इशू है तो ये आपको एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बात करना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम। आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन बट आई कांट गिव यू एन आंसर ऑन व्हिच आई डोंट हैव द आंसर। क्या इस तरह की चीजें ठीक हैं क्या? देखिए, मेरा मोटा ये मानना है that government support to institutions have to be outcome led, और अगर कुछ ऐसा कुछ है कनेक्शन जो इशू है इसका क्या व्हाट इज द रीजनिंग फॉर इट देखेंगे। एक मैं आपको हेडलाइन पॉइंट बता दूं, वी आर कमिटेड एज गवर्नमेंट एंड एज पब्लिक सर्वेंट्स एंड एज एजुकेशनिस्ट कि जो भारत के सामने अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं और भारत के युवाओं के लिए जो अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उसको हम एजुकेशन और स्किलिंग के तहत उनको उस अपॉर्चुनिटीज को रियलाइज करने के लिए हम सशक्त बनाएंगे।
अभी एक यूनिवर्सिटी करेगा या 2 यूनिवर्सिटी करेंगे या तीसरा यूनिवर्सिटी करेंगे, ये तो हम नहीं तय करेंगे, ये तो स्टेट गवर्नमेंट्स का तय करेगा व्हाट विच यूनिवर्सिटी विल डू व्हाट. बट आवर पॉलिसी फ्रेमवर्क इज aligning the opportunities to our education and skilling ecosystem and encouraging students. सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आपने काफी कुछ कहा. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ये सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर तो सर उसमें रीजनल लैंग्वेज को काफी महत्व दिया जा रहा है. रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारी किताबें आ रही हैं. तो वहीं दूसरी तरफ सर मुद्दा ये भी है देश में कि हिंदी को लेकर. तो सर आप इस दोनों पॉइंट को लेकर क्या सोचते हैं? Means it is why it has gone this question. No, we just wanted to have you. Look, I will. This will be the last question. No, Yes, I'm okay. None of these questions. So let this be the last Yes, this question. will be the last question. I'll have to run to Delhi anyway. But the basic principle is that mother tongue, that is the language in which a child is most comfortable with and his family with, should also be permitted as a medium of instruction and education. ये तो था स्कूल में. Now we want to make that available as much as possible even in higher education and skilling. आज स्किलिंग में भी ये प्रॉब्लम है कि इंग्लिश और हिंदी ही है. और अगर मैं साउथ इंडिया में जाता हूँ या नॉर्थ ईस्ट में जाता हूँ, उनको ये कठिनाई तो है कि हमें हमारे लोकल लैंग्वेज में भी स्किलिंग चाहिए. तो ये एक एवोल्यूशन है, ये होगा. ये कल परसों नहीं होगा. ये थोड़ा इट इज अ issue that is requiring translation, it requires curriculum certification, all of that. ये होगा जरूर. ये जो आपका जो मुद्दा है ना, हिंदी as a national linked language and the controversy of that is a different issue. That has nothing to do with education. Because in education, our view and skilling, our view is very clear that every student must be permitted to study in his or her language of choice. ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा firmly embedded in it. On the larger political issue of Hindi and South India, वो तो कोई और मंत्री के साथ आप बात करेंगे और some other press conference में आप बात करेंगे. It's not beyond my pay Thank you so scale. much, sir. Thank you Thank so you. much. Despite Thank you very my much. time constraints, thank you so much, sir.